नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है उसको। तो यहाँ पर आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, और जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, जो कि हम हिंदी व्याकरण में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आप बिल्कुल ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये टॉपिक हम शुरुआत से पढ़ते हैं, यानी कि बचपन से हम इसको पढ़ते हैं और फिर भी एक टाइम तक काफी ज्यादा गलतियां हम इसमें करते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह हमें कहाँ पर लगाना है, किस तरह से हमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो देखिए, यहाँ आज आपका पढ़ने का उद्देश्य यही है, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हैं। तो क्लास 6 के बाद देखिए, जब क्लास 5 तक आप होते हैं तो क्लास 5 में आप तब तक पेंसिल से आप नोट करते हैं, यानी कि पेंसिल से ज्यादातर आप लिखते हैं। तो एक तरह से आपकी छोटी छोटी गलतियों को इरेज कर दिया जाता है, यानी कि मिटा दिया जाता है। लेकिन जब आप क्लास 6 में चले जाते हैं तब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और अब आप गलतियां नहीं करेंगे, और इसके बाद आपको पेन से भी लिखने दिया जाता है। तो अगर देखिए, आप इस तरह से ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा आपको परेशान करने वाली होती हैं। ये गलतियां काफी आगे तक आपको एक तरह से परेशान करती हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आज ये सीखना है। हमारा जो टॉपिक है विराम चिन्ह, तो इसमें हम काफी सारे विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। और ये जो सारे विराम चिन्ह है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब सबसे पहले जैसे यहाँ पर विराम चिन्ह, अब ये आपको पता है टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। तो अब क्या होता है विराम का अर्थ? सबसे पहले चिन्ह का अर्थ आपको पता है कि चिन्ह का एक अर्थ होता है मार्क, ठीक है। लेकिन विराम का क्या अर्थ होता है, तो ये सबसे पहले हम जानेंगे और उसके बाद हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का क्या अर्थ होता है? विराम कर लें, थोड़ा सा विराम कर लो, कहते हैं ना, थोड़ा सा विराम ले लो, यानी कि रुक जाओ, बीच में थोड़ा सा ठहर जाओ। तो विराम का अर्थ होता है लिखना, रुकना। तो देखिए, एक तो होता है कि जब हम चलते चलते रुकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वाक्य को लिखते लिखते या बोलते बोलते, देखिए, अगर हम रुकेंगे नहीं, अगर हम प्रॉपर पॉज नहीं लेंगे, अगर हम एक तरह से अपना कोई भी विराम चिन्ह का सही तरीके से प्रयोग अगर नहीं करेंगे, तो क्या होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय, यानी कि जब आप वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि आप क्या करते हैं, उसके अर्थ को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके अर्थ को आप बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप वहां पर क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए विराम, यानी कि पॉज आप थोड़ी देर के लिए वहां पर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिससे क्या होता है, भाषा, क्यों रुकते हैं, पॉज क्यों लेते हैं? जिससे कि जो भाषा है, ठीक है, वो स्पष्ट हो जाती है, अर्थवान हो जाती है और भावपूर्ण हो जाती है। यानी कि आपको पूरा का पूरा भाव जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए, अब देखिए, मौखिक भाषा, अगर आप बोल रहे हैं तो बोलते वक्त आप विराम चिन्हों को शो नहीं कर सकते। आप उतना देर के लिए रुकेंगे, ज्यादा पॉज ले लेंगे तो फिर वो आपको और अच्छे से समझ नहीं आएगा। कम पॉज लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो बोलते वक्त तो आपको क्या करना है कि खुद से पहचानना है चीजों को कि आपने कितनी देर के लिए वहां पर रुकना है, ठहरना है, ठहराव लाना है। लेकिन जब आप लिखते हैं, ठीक है, लिखित भाषा में, यानी कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई आप
लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो अगर आपको ठहराव दिखाना है, अगर आपको रुकना है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना होगा, और इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी कि कुछ विशेष प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए अब अगर आपको एक लाइन में अगर परिभाषा बतानी हो, देखिए वैसे तो पूरी की पूरी ये परिभाषा ही है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपने याद ही करना है, समझना है, लेकिन अगर आपको एक लाइन में आपको परिभाषा बतानी हो तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में, देखिए अब ये कहा क्या हो सकता है, वाक्य के बीच में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी हो सकता है। ठीक है, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाए उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना, और जब हम लिखित या मौखिक भाषा में जब भी हम विराम चिन्हों का जो प्रयोग कर, जब हमें रुकना होता है तो उससे क्या होता है, भाषा स्पष्ट होती है, अर्थवान होती है, भावपूर्ण हो जाती है, और लिखित भाषा के इस ठहराव को दिखाने के लिए ही कुछ विशिष्ट प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विराम चिन्हों की परिभाषा जानी, और देखिए इनको आप इसको नोट भी कर लीजिए, इतना आपको जरूर आना चाहिए विराम चिन्ह के बारे में। और मुझे पता है कि आप सबको आता है ये सब चीजें, आप इनका प्रयोग भी करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से विराम चिन्ह लगाते भी हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्लास 6 में आने के बाद हम किसी भी मिस्टेक की, किसी भी गलती की उम्मीद नहीं करते, यानी कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको हमें सुधारना होता है अपने इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करती हैं, वाक्य को अर्थवान बनाती हैं। तो अगर आपका सही तरीके से विराम चिन्ह नहीं होगा, लगा होगा, तो अर्थ का कई बार अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने नोट कर लिया होगा कि विराम का क्या अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है विराम चिन्ह, ये हमने जान लिया। अब देखिए, सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, सबसे पहला आपका जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। ठीक है, और ये इस तरह का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये यहाँ पर लगाया गया है पूर्ण विराम। ठीक है, अब पूर्ण विराम होता क्या है, ठीक है, पूर्ण विराम होता क्या है, तो इस चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह जो है इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, अब ये भी आप कहेंगे प्रश्नवाचक क्या है, तो प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसके अंत में हम फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ना कि हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम को, बाकी विस्मय सूचक चिन्ह भी हम पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक भी पढ़ेंगे। तो क्योंकि पूर्ण विराम जो है जब लगता है जब कोई भी वाक्य खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वाक्य। ठीक है, और ये हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इस तरह का पूर्ण विराम लगाया जाता है, और इंग्लिश में तो आपको पता है किस तरह का पूर्ण विराम लगाया जाता है, इस तरह का फुल स्टॉप। इंग्लिश में जब हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम जिसको हिंदी में कहते हैं, और हिंदी में उसे इस तरह से लगाया जाता है। इंग्लिश में इस तरह से नहीं लगाया जाता है, हिंदी में लगाया जाता है। हिंदी में इस तरह से, इंग्लिश में इस तरह का पूर्ण विराम लगाया जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग, अब पूर्ण विराम का प्रयोग, जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर
ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं या विस्मय सूचक चिन्ह होते हैं उनको विस्मय सूचक वाक्य होते हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। अब जैसे देखिए, बहुत ही सरल सा वाक्य है, राम स्कूल से आ रहा है। राम स्कूल से आ रहा है, वाक्य खत्म। तो जहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया, उसके बाद वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। वह छत से गिर गया। ठीक है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। जहां पर वाक्य कंप्लीट, जहां पर जो है वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पक्षी दाने चुग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर जगह पर हमने पूर्ण विराम लगाया है। अब देखिए पूर्ण विराम यहाँ पर हमारा समझ आ गया होगा आप सभी को। और देखिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि साथ के साथ नोट भी करेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट भी करेंगे ये सारी चीजें साथ के साथ। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या होता है पूर्ण विराम, किस तरह से कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में किया जाता है। जो वाक्य होता है उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया, पक्षी दाना चुग रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो है जहां पर होगा, जहां पर आपका वाक्य खत्म होगा, जहां पर आपका वाक्य कंप्लीट होगा, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। समझ आया? वाक्य के अंत में किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा पूर्ण विराम के बारे में और विराम चिन्हों के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले जिसमें हमने पूर्ण विराम को पढ़ लिया है। और पूर्ण विराम इस तरह से लगाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी में जो आपके पूर्ण विराम लगे हुए हैं वो इस तरह के हैं। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के अंत में जो लगाया जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो ये चीजें आपको छोटी क्लास में जब आप वाक्य लिखना सीखते हैं ना, जब आप वाक्य लिखना सीख रहे होते हैं तभी आपको बताया जाता है कि वाक्य जब खत्म होता है तो उसके बीच में हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। तो अब देखिए पूर्ण विराम का महत्व यहाँ पर आपको आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से जो अगर पूर्ण विराम हम ना लगाएं, ठीक है, या अल्प विराम या अर्ध विराम हम ना लगाएं तो कितना ज्यादा जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है, वाक्य पूरी तरह से बदल जाता है और एक तरह से पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है किसी भी वाक्य में। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, उसे जरूर क्लियर करें, जरूर पूछ लें। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है अर्ध विराम। अगला टॉपिक है हमारा अर्ध विराम। अब देखिए पूर्ण विराम हमने पढ़ लिया और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्ध विराम को। तो क्या होता है अर्ध विराम, देख लीजिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा अर्ध, अर्ध अर्थात क्या होता है, आधा। ठीक है, अर्ध यानी कि आधा, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम यानी कि जो आपका आधा होता है, यानी कि ये क्या करता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जहां पर आपको थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुकना होता है, वो होता है आपका अर्ध विराम। तो जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा, नोट भी करते रहिएगा साथ साथ, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर के लिए रुकना हो, वहां अल्प विराम की अपेक्षा और अल्प विराम की अपेक्षा, ठीक है, जहां पर पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर के लिए और अल्प विराम से
कुछ ज्यादा देर के लिए रुकना हो। अब ये अल्प विराम भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्ण विराम से कम, ठीक है, जो ये पूर्ण विराम बताया था मैंने आपको, पूर्ण विराम से कम, ठीक है, पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकना है। लेकिन जो आपका अल्प विराम है, ठीक है, अल्प विराम आपका इस तरह का होता है। तो जो आपका अल्प विराम है, अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए रुकना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इसको समझना है कि ये जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम से कम, इसका मतलब क्या होता है, कम। जिस साइड ये होती है ना नोक, इस साइड मतलब कम, और इस साइड का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकना होता है और अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकना होता है। तो ये क्या होता है, तब वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जो अर्ध विराम होते हैं उनका प्रयोग तब वहां पर किया जाता है। जैसे अब आप देखिए एग्जाम के लिए, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु, अब देखिए यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। देखिए आम तो फलों का राजा है, लेकिन श्रीनगर की बात की है कि वहां पर और ही अलग अलग किस्म के फल जो है विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो हमने अर्ध विराम कहा, यानी कि आप देखेंगे जो ये एक सेंटेंस है, इसके बीचों बीच हमने क्या लगाया है, अर्ध विराम का चिन्ह लगाया है, जो कि इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूर्ण विराम से तो कम होता है, लेकिन अल्प विराम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में अलग ही किस्म के आम होते हैं। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आप लोग को देती हूँ इसका। अब देखिए निरंतर, बिल्कुल उसी तरह का एग्जांपल है, निरंतर प्रयत्नशील, निरंतर प्रयत्नशील रहो। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अल्प विराम। निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है। निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है, रहो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने अल्प विराम का, अर्ध विराम का प्रयोग किया है। निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है। और आप अंत में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाक्य जो है कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। और इनसे क्या होता है कि वाक्यों का अर्थ हमें पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाता है, और इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दो विराम चिन्ह हमने अभी तक पढ़ लिए, जिसमें हमने पहला पढ़ा अपना पूर्ण विराम, यानी कि जब भी वाक्य का अंत होता है, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि हमने कहा जहां पर हमें पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर के लिए, और अर्ध विराम से, अल्प विराम से ज्यादा देर के लिए। जैसे हमने कहा निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है, ठीक है। यहाँ पूर्ण में तो हम पूरी तरह से रुक गए, लेकिन जो आपका अर्ध विराम है उसमें हम थोड़ी देर के लिए रुके। जैसे क्या कहा मैंने कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, ठीक है, रुके। फिर उसके बाद हमने कहा किंतु श्रीनगर में अलग ही किस्म के आम, अलग ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बीच में देख रहे हैं कि किस तरह से अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है और कितना आपने कैसे वहां पर रुकना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ।
तो यहाँ पर अभी तक 2 विराम चिन्ह हमने पढ़ लिए हैं और अच्छे से समझ लिए हैं, और 2-2 एग्जाम्पल, 2-2 उदाहरण मैंने दोनों के आपको यहाँ पर दे दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें, जरूर अच्छे से पढ़ लें उसको घर पर एक बार, और उसके बाद कोई भी जो प्रॉब्लम हो उसे जरूर पूछ लें। तो पूर्ण विराम और अर्ध विराम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम किसे कहते हैं? ठीक है, अब ये अल्प विराम क्या होता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। अब अल्प विराम आप देखेंगे तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और अब सोचिए कि इसका कितना ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि कितना ज्यादा ये आपको क्लियर करेगा चीजों को। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी बता दूंगी, उदाहरण भी बता दूंगी अच्छे से। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, आप सबसे पहले पॉइंट को देखिए। सबसे पहले पॉइंट में अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आप उसको देखिएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो, और अल्प विराम का जहां पर अर्ध विराम की तुलना में और कम देर रुकना हो। ठीक है, एक तो अर्ध विराम था, ठीक है, अब ये है अल्प विराम, यानी कि अल्प यानी कि थोड़ा सा। तो जहां पर अर्ध विराम की अपेक्षा भी और कम समय के लिए रुकना हो, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक, और ये तो क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक ही प्रकार के, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, शब्दों का प्रयोग होने पर, जब एक ही प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होता है, आपका अल्प विराम होता है। जैसे अब देखिए ये यहाँ पर इतना, मैं केवल इतना बता देती हूँ, पहले ये क्लियर कर देती हूँ। मैंने कहा जब एक ही प्रकार के, इसको जरा ध्यान से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जब एक ही प्रकार के, तो जैसे हमने कहा कि भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि। ठीक है, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का। अब देखिए मैंने कहा एक ही प्रकार के, तो ये सब क्या है, अनाज है। ठीक है, अगर मैं फ्रूट लिखूं, भारत में केला, सेब, संतरा, नींबू। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम लिखेंगे, यानी कि एक जैसी चीजों का जब हम नाम लिखेंगे, तो प्रत्येक शब्द के बाद क्या कहेंगे, प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाएगा। जैसे हमने कहा भारत में गेहूं, रुके, चना, बाजरा, मक्का, केला, सेब, संतरा। फिर देखिए केला, सेब, संतरा अगर मैं अलग से लिखे तो देखिए भारत में केला, सेब, संतरा, नींबू जो फसल है, क्या कहेंगे कि आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरह से अगर फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पर, और या फिर जो लास्ट में जो शब्द होगा, ठीक है, वहां पर और का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो लास्ट शब्द होगा उससे पहले और का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपने एक बार समझ लीजिए अच्छे से, फिर और एग्जांपल यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का जब प्रयोग होता है तो अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, रघु अपनी संपत्ति, भूमि, एक जैसे शब्द है ये, संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा, और हमने क्या कहा, जो लास्ट
शब्द होगा उस लास्ट शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जो लास्ट शब्द होगा उससे पहले और का प्रयोग किया जाएगा। तो एक जैसे शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है और उसमें भी क्या होता है कि जो लास्ट अंतिम शब्द होता है, अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया। तो हमने कहा रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। और मान मर्यादा, ठीक है, मान मर्यादा शब्द से पहले हमने क्या शब्द लगाया है, और। तो दो कंडीशन यहाँ पर बता दी। और जैसे एक और एग्जांपल अगर आप लेंगे तो जैसे मैंने कहा, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी चीजें, बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत में केला, सेब, संतरा, नींबू, अंगूर आदि बहुत से फल उगाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए, दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से दे दिए। तीसरा पॉइंट है पत्र में अभिवादन। जब आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, अब आप पत्र जब लिखते हैं, हिंदी में जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें अभिवादन के समय, समापन के समय और जैसे पूज्य पिताजी, ठीक है, या भवदीय या मान्यवर, ऐसे करके इनके बाद जो है क्या लगाया जाता है, अल्प विराम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, अगर आप लिख रहे हैं सेवा में भी आप इस तरह से अल्प विराम लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप लगाएंगे अल्प विराम। फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर आप करेंगे अभिवादन। अभिवादन जैसे मान्यवर, पूज्य पिताजी, या आप लिखेंगे महोदय। ठीक है, आप संबोधन कैसे लिखेंगे, संबोधन कैसे करेंगे, पूज्य पिताजी या महोदय या महोदया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको समझना है और इनके बाद आपने अल्पविराम शब्द का प्रयोग करना है। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर आप महीने की तारीख, ठीक है, महीने की तारीख का नाम भी जब आप लिखते हैं, महीने की तारीख, देखिए ये आपको क्लियर हो गया। अब महीने की तारीख जब आप लिख रहे होते हैं, डेट आप जब लिख रहे होते हैं, तो उसके साथ आपको नाम लिखने के बाद सन, संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब कई बार देखिए तारीख इस तरह से लिखी जाती है, 2 अक्टूबर, आप देखेंगे, फिर उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग, उसके बाद सन 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तारीख के साथ, जब आप महीने का नाम लिखेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको लिखना होगा जो आपको यहाँ पर दिया गया है, अल्प विराम। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, एग्जाम्पल भी दे दिया। 5वां पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक ही शब्द या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर, यानी कि जब एक जैसे शब्दों की या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति यानी कि फिर से हम उसको रिपीट करते हैं उसी शब्द को, तो तब भी यहाँ पर लगाया जाता है अल्प विराम। जैसे भागो भागो, भागो भागो आग लग गई है। ठीक, तो इस तरह से एक जैसे शब्द भागो भागो, जैसे अगर हम लिख सकते हैं चलो चलो, उसमें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, अब देखिए अल्प विराम में काफी सारी चीजें हमने जान ली। सबसे पहले हमने कहा कि एक जैसे शब्दों का जहां पर प्रयोग हो रहा हो वहां पर अल्प विराम होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी
महीने की तारीख लिखते हैं या एक शब्द का प्रयोग, जब हम एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी जगहों पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज लगभग 3 अल्प विराम चिन्हों को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। आज का आपका होमवर्क है कि इन तीनों को घर पर एक बार रिवाइज करके आएं और नेक्स्ट सेशन में हम इस पर एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे और साथ ही कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। तो हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।